हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज हम जो है भारत और शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आज हम भारत और शीत युद्ध के बारे में पढ़कर जानेंगे कि भारत की क्या भूमिका रही शीत युद्ध की। तो अगर भारत की बात करें तो भारत ने जो है दो स्तरों पर इसकी अपनी भूमिका निभाई। पहले तो उसने ये कहा कि कोई भी महाशक्ति के पीछे किसी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। उसने इस चीज़ को बहुत क्लियर कर दिया था भारत ने कि अब जो है हमें महाशक्ति के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं कि हमें आपसे ये सहायता चाहिए। हम जो है अपने अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी देश में शामिल होंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। और दूसरा, भारत ने ये क्लियर कर दिया था कि अब जो है हम जो नव स्वतंत्र देश है या फिर जो मुक्त हुए हैं नए नए, उन्हें किसी महाशक्तियों का विरोध के खेमे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका उन्होंने कंप्लीट पुरजोर विरोध किया था। दूसरा आपका ये वाला पॉइंट बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पहले तो हम बात करें तो भारत और शीत युद्ध के, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स बनते हैं कि भारत ने अपने आप को दोनों खेमों से अलग रखा और दूसरा भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया कि कोई भी जो है महाशक्ति के उस खेमे में शामिल ना हो। दूसरा, भारत ने बहुत क्लियर कर दिया था कि जब हम गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं तो ये कोई पलायन की नीति ही नहीं है। पलायन का अर्थ ये होगा कि हम जो किसी चीज़ से भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों या वैश्विक मुद्दों से नहीं भाग रहे थे, हम उसके लिए काम कर रहे थे। तो शीत युद्ध के काल में जो है भारत ने इस चीज़ को सक्रियता से अपनाया कि ये कोई पलायन की नीति नहीं है और ना ही ये मुद्दों से भटकने की नीति है। उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता के लिए किया जाता है। मतलब कि भारत जो है वो शीत युद्ध के समय में जो है किसी एक खेमे में शामिल नहीं था। इसके विपरीत जो है वो अधिकतर करने के काम कर रहा था या फिर संवाद का कार्य कर रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो उस समय में जो है लड़ाई को सुलझाने का काम कर रहा था। तो ये वाला पॉइंट आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं कि भारत का प्रत्यक्ष रूप से जो है गुटनिरपेक्षता की वजह से क्या बेनिफिट या क्या लाभ रहा उसका, तो पहली बात अगर हम करें तो भारत ने ऐसे वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने में उसकी अपनी स्वतंत्रता रही। उसने जो है अपने पक्ष में फैसले लिए और जिससे उसका ये देखा उसने कि मेरा हित किस में है और उसने उस बात के लिए निर्णय लिया। वो स्वतंत्र होकर निर्णय ले पा रहा था। वो किसी के प्रभाव में नहीं था कि मुझे यूएसए के खेमे में रहना है तो मैं यूएसए के प्रभाव में ये वाला निर्णय लूँ, या यूएसएसआर के खेमे में रहना है तो मैं इस प्रभाव में निर्णय लूँ। तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है वो ये है कि इसने भारत को लेकर कभी भी कोई देश जो है बिल्कुल निश्चिंत नहीं रहा कि ये हमारे साथ शामिल है। वो हमेशा जो है किसी भी खेमे में शामिल हो सकता है, ऐसा उन लोगों को लगता है। इस वजह से जो है उन्होंने कोई भी महाशक्ति जो है उसे अनदेखी नहीं कर सकती थी उस समय में। भारत को कोई अनदेखी नहीं कर पा रहा था कि भाई हो सकता है ये हमारे काम आ जाए या वो हमारे काम आ जाए। तो भारत एक तरीके से ना किसी से मैत्री संबंध रख रहा था उस अच्छे तरह से, और ना ही वो किसी से दुश्मनी ले पा रहा था। तो इस वजह से कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता ने एक यहाँ पर सफलता का परिचय दिया। लेकिन यह है समर्थकों की बात। दूसरी जो है इसकी आलोचना भी की जाती है इसी आधार पर कि गुटनिरपेक्षता की जब हम बात करते हैं तो गुटनिरपेक्षता में पहली बात तो ये आती है कि पूरा सिद्धांत विहीन है। सिद्धांत विहीन क्यों है? कि गुटनिरपेक्षता ने क्लियरली ये बोल दिया कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी देश के प्रति अपना देश के प्रति हम अपना झुकाव देखेंगे या किसी महाशक्ति के प्रति। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो कि महाशक्ति से संबंधित थे या अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, उस पे जो है भारत जो है अपने एक पक्ष लेने से बच रहा था। वो बार बार ये सोच रहा था कि मैं कहीं ऐसा कोई निर्णय ले लूँगा तो मैं किसी एक खेमे में ना चला जाऊँ या दूसरे खेमे में ना चला जाऊँ। और भारत ये चाह रहा था कि मैं किसी भी एक खेमे की तरफ ना जाऊँ। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत भी नहीं, ये आलोचकों का कहना है। तो आप आलोचना में ये लिखेंगे। दूसरा जिसका पॉइंट बनता है गुटनिरपेक्षता की आलोचना का, वो ये है कि ये स्थिरता की नीति नहीं रही है। स्थिरता इसमें नहीं रही है। क्यों? क्योंकि 1971 की जब हम बात करें तो उसने क्या किया, भारत ने क्या किया 1971 में सोवियत संघ के साथ जो है मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1971 की संधि किसके साथ साइन की गई थी, या फिर भारत और सोवियत संघ के साथ कौन सी संधि हमारे साइन है। तो 1971 की मित्रता की संधि साइन की गई थी। तो इस मुद्दे पे जो विदेशी पर्यवेक्षकों का ये कहना है, जो भी है मतलब आलोचकों का ये कहना है कि अगर ऐसा है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन जब इस बात का समर्थन करता है कि आप किसी भी खेमे में शामिल नहीं होंगे, तो ये संधि किस आधार पर आपने साइन करी या हस्ताक्षर किए गए। तो भारत का ये कहना है कि ये जो स्थिति है 1971 की है, मतलब भारत बांग्लादेश विभाजित हो रहा था। तो भारत बांग्लादेश के विभाजित के समय जो भारत के पास बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही थी, बांग्लादेशी संकट उभर कर आ रहा था। और ऐसे में इस युद्ध के समय भारत और बांग्लादेश जब विभाजित हो रहा है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के लिए ज़रूरी था कि उसे सैनिक सहायता व राजनयिक सहायता प्राप्त हो। और ये सहायता जो है उस समय में अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा था। तो भारत ने इस समय पे इसी वजह से जो है रशिया को चुना और रशिया के साथ में अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तो ये कहा जा सकता है कि रशिया के साथ गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत ने इस तरीके से समर्थन किया कि भाई ये गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन नहीं है। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो
सोवियत संघ के साइन के पश्चात भारत ने ये क्लियर कर दिया था कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो है कभी भी ये नहीं कहती है कि हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये गुटनिरपेक्षता की नीति क्लियर ये कहती है कि छोटे छोटे जो देश है उन्हें किसी का पिछलग्गू देश बनने की जरूरत नहीं। पिछलग्गू देश का मतलब ये होता है कि आप किसी देश के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, महाशक्ति के पीछे पीछे नहीं जाएंगे कि वो उससे हमें आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता मिल सकती है। आप उससे अलग रह के भी कार्य कर सकते हैं। उसके जब दूसरी बात करते हैं तो ये आंदोलन जो है निपटने के लिए, असमानताओं को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था और इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग या फिर देश एक स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पा रहे थे। वो अपना हित देख रहे थे, ना कि किसी महाशक्ति का हित देख रहे थे। तो हम आगे बात करते हैं आपकी बुक में दी हुई संधियों की। तो जब हम संधि की बात करते हैं तो आपकी बुक में काफ़ी सारी संधि दी गई है और ये इंपॉर्टेंट संधि है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो जो पहली संधि है वो है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, LTBT। तो इस संधि की जब हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में तो कहा जाता है LTBT और जिसकी फुल फॉर्म होती है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये संधि असल में ये कहती थी कि हम वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर जो है परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाते हैं। हम यहाँ पर जो है परीक्षण नहीं करेंगे, मतलब वायुमंडल हो गया, बाहरी अंतरिक्ष हो गई या फिर जल के अंदर, हम कहीं पर भी जो परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। उसके बाद इस संधि पर जो साइन किए गए वो किस किस के द्वारा किए गए, तो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने किया। कब किया, तो 5 अगस्त 1963 में 1963 में साइन किए गए मॉस्को में। तो आपको इसे याद रखना है और ये उसके बाद जो है अफेक्ट में आ जाती है, मतलब प्रभाव में आ जाती है कि उसके बाद ये ट्रायल में आ चुके हैं। तो ये 10 अक्टूबर 1963 से ट्रायल में है, लेकिन आपको मेनली डेट याद रखनी है कि कब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन इसी पे आता है, तो आप लिखेंगे 5 अगस्त 1963 पे हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं NPT संधि, अगली संधि की, वो ये है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी या फिर परमाणु अप्रसार संधि। तो इस संधि की जब हम बात करते हैं तो ये संधि थोड़ी सी विवादास्पद हो जाती है, क्योंकि ये संधि ये कहती है कि परमाणु शक्ति जिसके पास है पहले से, केवल वही हथियार रख सकते हैं। इसलिए क्लियरली ये बोल दिया कि जिसके पास परमाणु हथियार है केवल वही हथियार रखेंगे। और ये कौन सी डेट से निर्धारित हुआ, ये निर्धारित हुआ कि 1 जनवरी 1967 या 1 जनवरी 1967 से पहले जिसके पास ये परमाणु हथियार है वो सब जो है इन हथियारों को रख सकते हैं। आपको ये डेट याद रखनी होगी, वही देश इनको रख सकते हैं। तो ऐसे में केवल 5 ही देश थे जिनके पास परमाणु हथियार थे और वो परमाणु हथियार रख सकते थे। वो थे आपके अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। सोवियत संघ की जब मैं बात करती हूँ तो ये अब जो है रूस बन गया है, तो रूस अब इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसे में इस संधि को साइन किया गया 1968 में 3 अलग अलग जगहों पे साइन किया गया इसे। वो तो आपका वाशिंगटन, लंदन एवं मॉस्को। और ये जो ट्रीटी है वो आपकी प्रभाव में आती है 5 मई 1970 से। उसके बाद इस संधि के बारे में एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानने की जरूरत है, जो पुस्तक में नहीं दी गई आपकी, वो ये है कि इस संधि को अभी तक भारत ने साइन नहीं करा है, क्योंकि भारत ये मानता है कि बहुत ही विवादास्पद संधि है जिसमें कुछ ही देशों को सिर्फ सम्मति दी गई है कि आप परमाणु हथियार रख सकते हैं। ये तो बहुत विवाद हो जाता है, इसीलिए जो भारत है इस पर साइन करने से बचता रहा है और उसने अभी तक इस पर जो है साइन नहीं किया है। अगली जो संधि है वो है आपके सामरिक परिसीमन अस्त्र परिसीमन वार्ता, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स। इसके तहत जो है 1969 के नवंबर में जो है लियोनार्ड ब्रेजनेव, जो कि आपके सोवियत संघ के नेता रहे थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन रहे थे, उन्होंने मॉस्को में 26 मई 1972 को 26 मई 1972 को इस पर साइन किए। जिसमें क्या कहा गया, इस समझौते के तहत ये कहा गया कि अब जो हम अपने परमाणु परीक्षण है उनको कम करेंगे, उनके कम से कम परीक्षण करेंगे। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो घातक हथियार है उनको हम सीमित करेंगे और उन्हें हम कम से कम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली संधि की तरफ, जिसका नाम है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स सेकंड। जब इसकी हम बात करते हैं तो इसका जो सेकंड चरण है या द्वितीय चरण है, सेकंड स्टेज, वो 1972 से शुरू होता है। ये 1972 से शुरू होता है और नवंबर महीने में ये आरंभ कर दिया जाता है। जिसके तहत इस पर साइन कौन करता है, तो दूसरा प्रश्न जो है वो इस पर साइन कौन करता है, वो किया जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के द्वारा और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव के द्वारा इसको साइन किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि सामरिक तौर पर जो हथियार है, जो ज़्यादा घातक हथियार है, उनको हम परिसीमित करेंगे, मतलब उसको जो है हम कम से कम करेंगे।
उसके बाद जब हम अगले संधि की तरफ बढ़ते हैं वो है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट या स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि स्टार्ट वन। ये संधि ये कहती है कि हम जो है घातक हथियारों को कम से कम करेंगे और मतलब ये जो आपकी स्ट्रेटेजिक सेकंड है ना उसी संबंधित है। ठीक है, तो इस पे साइन किया जाता है और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के जॉर्ज बुश के द्वारा किया जाता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव के द्वारा किया जाता है। कब साइन किया जाता है? तो 31 जुलाई 1991 को किया जाता है। 31 जुलाई 1991 को किया जाता है। अब अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं, वो है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकेंड या स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि स्टार्ट टू। तो जब हम इसकी बात करते हैं, इसको साइन किया गया राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के द्वारा किया गया। ये भी आपका मॉस्को में साइन किया जाता है और 3 जनवरी 1993 को ये साइन किया जाता है। तो ये वैसे तो सारी ही संधियाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस संधि को तो आपको रट लेना है। और हाँ, ये वाला भाग भी इसमें जरूर लिखना है कि इसमें भारत ने अभी तक साइन नहीं करा है, क्योंकि वो इसे भेदभावपूर्ण मानता है। क्योंकि ये जो परमाणु है, ये संधि ये कहती है कि परमाणु कुछ ही हाथों तक सीमित रहेगा, वो सभी तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका। एलटीवीटी वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटेजिक फर्स्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। बाकी आपको ये 6 वो याद करने तो है ही, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जब आप संधि याद करते हैं आपको 3 चीज़ें याद करनी पड़ती है। किसके द्वारा साइन किया गया, कहाँ पर साइन किया गया, और उसके साथ ही जो है इसके तहत क्या कहा गया है। ये चीज़ आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक बने रहिए एपेक्स क्लासेस के साथ, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जुड़े रहिए एपेक्स क्लासेस के साथ और स्कोर हाई कीजिए। थैंक यू।